एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। लोकसभा चुनाव से पहले कौन बनेगा प्रधानमंत्री का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव ने कहा कि उनका सपना है कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी के साथ उतरने का ऐलान भी किया। हालांकि पीएम उम्मीदवार पर अभी खुलासा नहीं किया है। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद की लड़ाई में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे। कि राहुल बनाम मोदी की लड़ाई इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश को इससे बेहतर विकल्प होने चाहिए। केजरीवाल जी का नाम हो सकता है क्या? मेरा तो सपना होगा कि अरविंद केजरीवाल हो। बड़ा सवाल, आम आदमी पार्टी के इस सपने से किसका सपना टूटेगा? हम लोग ये लोकसभा का चुनाव किसी को नुकसान और फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इससे मोदी को फायदा होगा या नुकसान होगा, इससे राहुल गांधी को फायदा होगा नुकसान होगा, ये हमारा विषय है ही नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आपने साफ कर दिया कि वो ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी का दावा है कि देश के 640 जिलों में से 300 से ज्यादा में वो अपना संगठन खड़ा कर चुकी है कि ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। आने वाले 1 महीने के अंदर हम इस बात की संभावना तलाशेंगे कि कहां पर हम उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, कहां हम चुनाव लड़ा सकते हैं। देश में कुल 53 ऐसे शहर हैं जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। साथ ही देश में शहरी लोकसभा सीटें 93 हैं और अर्ध शहरी सीटें 122। इन लगभग 200 सीटों में से 131 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती रही है। लेकिन फिलहाल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता और दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा जैसे बड़े शहरों में आपकी जबरदस्त पकड़ बन चुकी है। इसी को देखते हुए एक वरिष्ठ पत्रकार स्वामीनाथन अय्यर ने अरविंद केजरीवाल को मोदी के लिए खतरा बताते हुए लिखा है, देश के 53 शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इन लोगों के बीच आपकी जबरदस्त लोकप्रियता है। अगर इन लोगों के सहारे आम आदमी पार्टी 20 से 40 सीटें जीत लेती है तो मोदी ने जो टारगेट तय किया है वो शायद पूरा नहीं हो पाए। गौरतलब है कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने के बाद इंफोसिस के पूर्व बोर्ड मेंबर वी बालकृष्णन, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की बड़ी अधिकारी मीरा सान्याल और गुजरात में बीजेपी के पूर्व विधायक कनुभाई कलसारिया आप में शामिल हो चुके हैं। जबकि मोदी कैबिनेट की ताकतवर मंत्री आनंदीबेन पटेल के पति डॉक्टर मफतलाल पटेल सोमवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और यही है बड़ा सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल। एबीपी न्यूज आपके सामने वो सवाल रख रहा है जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस बड़ी बहस के दौरान। क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? बड़ा सवाल। दिल्ली जैसा करिश्मा क्या लोकसभा चुनाव में भी कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है कि केजरीवाल क्या नरेंद्र मोदी के लिए खतरा है? और विकास के मॉडल के आगे क्या चलेगा आम आदमी का कार्ड? क्योंकि विकास का मॉडल जो नरेंद्र मोदी जिसकी वकालत करते रहे हैं उसके आगे क्या आम आदमी पार्टी का आम आदमी कार्ड चल पाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद है। मैं आप ही से सवाल पूछूंगी कैप्टन अभिमन्यु, क्या नरेंद्र मोदी के लिए अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खतरा है? सुमेरा जी, लोकसभा चुनाव अभी 100 दिन के बाद देश में दस्तक देने वाले हैं और लोकसभा चुनाव ये पूरे देश के चुनाव हैं। इसमें राष्ट्रव्यापी मुद्दे हावी होंगे और देश की जनता का विवेक बार बार जनता प्रकट कर चुकी है, प्रदर्शित कर चुकी है कि वो इतना ऊंचा है कि वो समझती है एक स्थानीय चुनाव और एक बड़े चुनाव के बीच के अंतर्भेद को जानती है, समझती है जी। पिछले 10 साल से केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की, मनमोहन सिंह जी की, सोनिया जी की जो सरकार, उसके कुशासन, महंगाई और भ्रष्टाचार से आम आदमी इतना तंग त्रस्त और परेशान है कि वो जानता है कि उसका आज इस कुशासन का समाप्त करने का केवल विकल्प कोई है। ठीक है, तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुताबिक पार्टी लोकसभा चुनाव में लोग इस फर्क को महसूस कर पाएंगे। लेकिन विजय विद्रोही सवाल उठा रहे हैं और ये अहम सवाल भी है कि दिल्ली की जनता ने नहीं माना बीजेपी को विकल्प। विजय जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या वो दिल्ली के अंदर 32 सीटों को लेकर के सबसे बड़ा दल बनकर के उभरी भारतीय जनता पार्टी को
वो किस प्रकार से नकार रहे हैं वो अपनी दृष्टि वही जाने। नकार नहीं रहा मैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता ने उसको जनादेश दिया, सबसे बड़ा दल बना करके मैंने ये नहीं कहा नकार रहा, उसको दिया। मैं ये कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि जहां कांग्रेस और बीजेपी का आपस में मुकाबला था वहां बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ा। जहां विकल्प की बात आई, बीजेपी एक विकल्प और एक आम आदमी पार्टी विकल्प, वहां कुछ लोग आम आदमी पार्टी की तरफ भी गए। क्या यह सच्चाई नहीं है? विजय जी, मुझे अच्छा लगता अगर आप ये भी साथ में जानकारी देते कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ते हुए ये घोषणा की थी, हम न एक दूसरे को समर्थन देंगे, सौगंध खाई थी, कस्में खाई थी, शपथ ली थी। नहीं छोड़िए, किस लिए? राजनीतिक अवसरवादिता का इससे बड़ा बदला प्रदर्शन क्या होगा कि एक दूसरे को भ्रष्टाचारी और गाली देकर के चुनाव लड़ करके और आज मिल करके सरकार बना रहे हैं। ठीक है, तो सवाल तो विकल्प का है ना, कि आप कह रहे हैं कि विकल्प कुशासन का, कांग्रेस सरकार के कुशासन का विकल्प जनता सिर्फ बीजेपी को देखती है और नरेंद्र मोदी को देखती है। क्या ऐसा है? शाजिया अलमी भी हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, कैप्टन अभिमन्यु का कहना है कि लोग लोकसभा चुनाव में फर्क कर पाएंगे और वो फर्क करेंगे स्थानीय, एक वो कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है वो स्थानीय मुद्दा लेकर या दिल्ली में उसने अच्छा प्रदर्शन करा है तो पूरे देश में नहीं कर पाएगी, लोग उसे विकल्प के तौर पर नहीं देखेंगे। क्या ऐसा होगा? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से नहीं लड़ती तो शायद भाजपा को 62 सीटें मिलती। अपने आप में सोचने वाली बात है। रही बात नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की या नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल की, हमारे लिए ये लड़ाई, ये नाम के पर चर्चा करना बेमानी से हमें लगता है। हमें एक आम आदमी को सत्ता के और करीब ले जाना है, बजाय ये कि वो हम लोग पूरी की पूरी लड़ाई व्यक्ति विशेष रखें। अभी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, ढेर सारे काम हैं, तो हम लोग खुद चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जैसा कोई प्रधानमंत्री हो, जैसे कि योगेंद्र भाई ने कहा, हम लोग खुद चाहेंगे, और कोई आम इंसान हो। लेकिन इस बार लड़ाई राहुल बनाम नरेंद्र मोदी नहीं होंगे आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, उसका चेहरा नहीं है। केजरीवाल नहीं होंगे आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। नहीं, सुनिए, इस बार सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस बार जो लड़ाई है वो है ना राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी की, बल्कि आम आदमी वर्सेस सिस्टम की, डेविड वर्सेस गोलियात की। कि वो लड़ाई है जब आम इंसान उठ खड़ा हुआ है उस सिस्टम के खिलाफ। ठीक है, और वो सिस्टम कांग्रेस और भाजपा का ही है, ये मिली भगत है, तो हम उस पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन मुखिया अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली में आपने मुख्यमंत्री को चुनौती देने के लिए आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चेहरे का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी। क्या उन्हीं के चेहरे का इस्तेमाल होगा? क्योंकि लोगों ने उनसे एसोसिएट किया, खुद जोड़ा लोगों ने उनके साथ, तो क्या वो टक्कर देंगे? अभी हमारी, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है और बहुत से अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक बार भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। जो हम चाहेंगे वो तो खैर, जैसे योगेंद्र भाई ने कहा, बहुत से लोग ऐसा चाहेंगे, लेकिन हमें भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली की बागडोर संभाल रहे हैं। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। आपकी पार्टी से ऐसी बात आ रही है जैसे कांग्रेस की भाषा होती है कि हम सब चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो, हम सब ये चाहते हैं। जब वो अपने आप इस बात की इच्छा जाहिर करेंगे तो हम उन्हें आगे करेंगे। आपकी पार्टी से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती है, वैसे ही लग रही है ये जबान। नहीं, ऐसी कोई इच्छा मेरे ख्याल से ऐसी कोई इच्छा आपको लग रही होगी, ऐसी जबान हमें ऐसी नहीं लग रही है, क्योंकि हमने इस पर चर्चा ही नहीं की गई है। ठीक है, हमारे बीच में इस पर चर्चा ही नहीं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अभी लोकसभा को लेकर, आगे के संगठन को लेकर मुकेश नायक जी भी मौजूद हैं। मुकेश नायक जी, इस सब के बीच आपका क्या होगा? अब नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल टक्कर देने के लिए आ जाएंगे तो राहुल गांधी किधर रह जाएंगे? आम आदमी आगे बढ़ जाएगा क्या? कांग्रेस पार्टी इस सब में बिल्कुल पिछड़ जाएगी? देखिए, अभी मैंने योगेंद्र यादव जी का बयान सुना। वो कह रहे थे कि हम ये सपना देख रहे हैं कि केजरीवाल इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो सपना देखने का सबको अधिकार है। ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरी दुनिया का, 125 करोड़ का देश है, 550 से ऊपर सीट है, और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के बाद बीजेपी जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है वो भी पूरे दिल्ली में जितने उनको वोट मिले हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, उतने पोलिंग एजेंट लगते हैं भारतवर्ष में चुनाव लड़ाने के लिए। 550 से ऊपर सीट है
और 3000 पोलिंग बूथ एक लोकसभा क्षेत्र में होते हैं। अगर दो पोलिंग बूथ एक पोलिंग बूथ पे 2 पोलिंग एजेंट बनाए जाए तो 6000 पोलिंग एजेंट लगते हैं। बिल्कुल ऐसा है, दिल्ली और पूरे भारत की तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन चुनौतियां पहले भी दी गई थी, तो नई चुनौती देने के पहले आप लोगों को एक बार सोच लेना चाहिए। और वो पूरी 550 से ज्यादा सीटें जो बता रहे हैं, जो वैसे है नहीं, उनकी चुनाव की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं ज्यादातर सीटों में हो सकता है 200 सीटों में लड़े, इतने तो वॉलंटियर वो जुटा ही लेंगे। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, या आप उसी में कुछ राहत महसूस कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल आ गए? देखिए, ये पहली बार नहीं है इस देश में कि इस तरह के छोटे मोटे राजनीतिक तूफान आए हैं। अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल इसी तेजी से उठे हैं और नीति, कार्यक्रम और सिद्धांतों के अभाव में इसी तेजी से गायब भी हो गए हैं। इसलिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें देखना होगा कि दिल्ली की सरकार ये किस तरह से चलाते हैं, क्या नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम बनाते हैं। अगर ये तेलुगु, अगर ये जी शाजिया, छोटा मोटा राजनीतिक तूफान कह रहे हैं। असम गण परिषद को आप देखिए, अगर आप असम आप असम गण परिषद को देखिए, या फिर आप देखिए तेलुगु देशम पार्टी को, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने की बात नहीं करी, क्षेत्रीय पार्टीज नहीं, लेकिन हम बाकायदा लोकसभा चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों को भी ढूंढ रहे हैं और हमारी वहां की इकाइयां संगठन का काम पहले से कर रही हैं। और हम ये पूरा जो बाइनरी बन गया है, एनडीए बनाम यूपीए, उसको तोड़कर हम पूरी जनता को बता रहे हैं कि ये एक ही है, वास्तविकता में ये एक ही है। हम थर्ड फ्रंट की भी बात नहीं कर रहे हैं, पीपल्स फ्रंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, संतोष भारती जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद। संतोष भारती जी, लेकिन क्या विकास का मॉडल वर्सेस आम आदमी का कार्ड, क्या आम आदमी का कार्ड चलेगा लोकसभा चुनाव? सुमेरा, विकास का कोई मॉडल है ही नहीं। बीजेपी जो मॉडल दे रही है वो विकास का नहीं है, कांग्रेस जो मॉडल दे रही है वो विकास का नहीं है। दोनों बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी के एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को यही प्रूव करना है कि उनके आर्थिक नीतियां उनके सामने क्या हैं। विदेशी कंपनियां, जिस वजह से हमारा 1/3 देश नक्सलवादियों के कब्जे में चला गया बीजेपी और कांग्रेस की वजह से, क्या उनको अरविंद केजरीवाल कोई होप दे पाएंगे? आम आदमी पार्टी कोई आशा दे पाएगी? नौजवानों को रोजगार दे पाएगी? यही आर्थिक नीतियां चलेंगी? ये सारे सवाल हैं। ये सवालों के जवाब वो देंगे तो टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? तभी दे पाएंगे। अगर नहीं देंगे तो उनकी नीतियों में और बीजेपी कांग्रेस की नीतियों में कोई फर्क रहेगा नहीं, और तब ये चुनाव पैसे का चुनाव हो जाएगा, आदर्शों का नहीं होगा। और दिल्ली का चुनाव, जिसको शाजिया कह रही हैं और बीजेपी कांग्रेस जिसको नहीं समझ पा रही है, लोगों ने अपने गुस्से का हथियार आम आदमी पार्टी को या अरविंद जी को बनाया। मैं बीजेपी के लोगों से पूछता हूं, आप संभावनाओं और विश्लेषण की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अन्ना हजारे ने यहां उनके लिए समर्थन में प्रचार कर दिया होता, या लोगों को यह लग गया होता कि आम आदमी पार्टी इतनी सीटें ला रही है, 6 सीटें तो और लानी थी, क्या खेल होता। इसलिए अब आप बड़ी पार्टी हैं, इस कहानी को छोड़ दीजिए, अब आप नीतियों पे आइए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, किसी विकास का मॉडल नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी दे रहे हैं तो गुजरात में ज्यादातर स्कूल अमीरों के लिए हैं, गरीबों के लिए स्कूल नहीं है। अस्पताल पैसे वालों के लिए हैं, गरीबों के लिए अस्पताल नहीं है। इसलिए मॉडल वो दीजिए जिसमें लोगों को रोटी मिले, जिसमें लोगों को रोजगार मिले। तो अगर जो आम आदमी पार्टी बात करे कि आम आदमी को और उसकी समस्याओं को केंद्र में रखकर वो आगे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती होंगी अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए? इस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? यह है बड़ा सवाल और इसी पर कर रहे हैं हम बड़ी बहस। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। शाजिया, लेकिन आपकी पार्टी को लगातार आप सुन रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो बस दिल्ली में कर लिया, लोकसभा चुनाव तो बड़ा चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, वहां क्या कर पाएंगे? जी, काफी कुछ कर पाएंगे। दिल्ली के बारे में भी कहा गया कि हम लोग कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए काफी कुछ हुआ यहाँ पे। बावजूद इसके कि ज्यादातर सर्वेस में दिखाया गया है कि हम बहुत कम सीटें हासिल कर पाएंगे। अगर आप देखिए अलग अलग राज्यों में, और आप देखिए किस तरह की हालत है वहां पे, शासन के नाम पर इतना जबरदस्त कुशासन है, फंड्स को लेकर इतना ज्यादा घालमेल है, घपले हैं, घोटाले हैं, इतनी कमी है वहां पे कोई बहुत सी बुनियादी चीजों को एड्रेस करने की। हमें लगता है जहां जहां जरूरत है बदलाव की, विजय आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। विजय विद्रोही, आम आदमी पार्टी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी विजय। शाजिया, बड़े शहरों में, महानगरों में जहां मध्यम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग पिछली बार कांग्रेस के साथ आया था, जो परंपरागत रूप से बीजेपी के
का रहा है, वो हो सकता है कि मोदी को वोट ना देके उसमें से कुछ हो सकता है कि आपकी तरफ चला जाए। लेकिन जो बहुत से राज्य हैं जहां रीजनल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां बहुत स्ट्रांग हैं और उनका जातिगत अपना एक पुख्ता वोट बैंक है, वहां पर आप कैसे घुस पाएंगे? समीकरण जी, सबसे पहले विजय जी, आपसे मैंने एक बार मजाक में विद्रोही का मैंने पन इकसा किया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं था। सबसे पहले तो मैं इसमें मुझे आज मौका मिला ये कहने का आपसे, और मैं मजाक में वो बात को कह रही थी, सिर्फ शब्दों का से मैं खेल कर रही थी उसमें। मैं तो डर गया था। बात जो आपने बहुत बड़ी बात कही है, जो भी क्षेत्र, मुझे लगा, फिर मुझे बाद में किसी ने कहा कि नहीं, दिल्ली पुलिस आपके अंडर में नहीं आती। आप चलिए नहीं, वो मजाकी की तरह आप ले रहे हैं, अच्छी बात है ये। जी तो देखिए, आपने क्षेत्रीय पार्टियों की बात की, और अब देखिए, जब भी क्षेत्रीय पार्टियों की बात आती है हम लोग थर्ड फ्रंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन अब देखिए जो लोग इसमें जुड़े हैं, आप मायावती को देखिए, आप देखिए फारूक अब्दुल्ला को, आप रामविलास पासवान को देखिए, और जितने भी आप क्षेत्रीय पार्टी देखिए, जयललिता को देख लिए, या फिर आप करुणानिधि को देखिए, हर जगह आप देखेंगे कभी या यूपीए के साथ या एनडीए के साथ रहे हैं, अपनी सोच विचार के साथ ही कभी सेक्युलर हो जाते हैं, कभी कम्युनल हो जाते हैं, जैसे जैसे एक राजनीतिक एक्सपीडियंसी होती है या अवसरवाद होता है। हम ये या तो यूपीए के साथ रहे या एनडीए के, तो इन क्षेत्रीय पार्टियों को भी किसी एक गठबंधन के साथ रहने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो फ्रेश और ताजी राजनीति है, ताजा सोच के साथ, जैसे कि मोहल्ला सभा है, इस तरह से क्या कांग्रेस का समर्थन गेम चेंजर होगा? शाजिया, फिर इस तरह से, इस लॉजिक के आधार पर क्या कांग्रेस का समर्थन लेना, दिल्ली में जो आपने समर्थन लिया है सरकार चलाने के लिए, क्या उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? जी, हमें नहीं लगता है, क्योंकि हम इससे पहले हमने रेफरेंडम कराया, जब हमारे गेंद हमारे पाले में थी, तो बार बार हमसे ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आपके सारे प्रॉमिसेस तो अनरियलिस्टिक थे, वास्तविकता से जुड़े हुए थे, इसका हमारे पास कोई चारा नहीं था, आपको नहीं भुगतना लगा सारे। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु, आपने सुना शाजिया को, वो कह रहे हैं कि हम चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि हम एक विकल्प दे रहे हैं, एक नई बात लोगों के सामने रख रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी की समस्या, आम आदमी पार्टी आम आदमी की समस्याओं को केंद्र में रख रही है। सुमेरा जी, उनको आलोचना करने का अधिकार भी है और अपनी योजना करने का अधिकार भी है, अपने सपने बुनने का अधिकार भी है। और अच्छा हुआ उनके मुंह से सुन करके कि उनको दिक्कत है कि अवसरवादिता की राजनीति से, तो उनको ये आत्म अवलोकन भी करना चाहिए कि जिस अवसरवादिता को वो अन्य राज्यों में घृणा करते हैं, कितनी बड़ी अवसरवादिता का परिचय दिल्ली के अंदर उन्होंने दिया है। ये वो स्वयं स्वीकारे ना स्वीकारे, लेकिन आज न केवल दिल्ली की जनता, मीडिया, बल्कि पूरा देश इस अवसरवादिता और उनकी जिस प्रकार की राजनीति के अंदर रोज बदल रही जो उनके निर्णय हैं, वो जनता भी देख रही है। और जितनी शाजिया जी, जितने हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के विवेक पर भरोसा रखें, हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान में आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट है कि किस प्रकार से कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा दिलाया जाए, और उसके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करेंगे। समस्या है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बनाया हुआ है लोगों ने। नहीं, नरेंद्र मोदी की वो जो विजय रथ है, उसकी राह में क्या रोड़ा अरविंद केजरीवाल ही होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सुमेरा जी, हम आम आदमी पार्टी को एक राजनीतिक दल और एक विपक्षी दल के नाते जिस प्रकार से हमें उसको लेना चाहिए, उतनी गंभीरता से, संजीदगी से हम लेते हैं, और राजनीति में उस दल का जिस प्रकार से सम्मान करना चाहिए तो उतना सम्मान की दृष्टि से भी हम देखते हैं, लेकिन हम इसको समस्या कतई नहीं मानते हैं। लेकिन आपके लिए वो कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, इस पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी जिस तरह की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उससे अलग बात कर रहे हैं, क्या लोग उसको सुनेंगे? क्या वो करिश्मा जो दिल्ली में किया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने, क्या वो देश में भी उस करिश्मे को दोहरा पाएंगे लोकसभा चुनाव में? इस पर आगे करेंगे बात। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले पक्ष और विपक्ष में अभी तक क्या तर्क सामने आए हैं, आइए आपको वो बता दें। शाजिया अलमी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है, उनका ये कहना है एनडीए यूपीए एक है, तीसरा मोर्चा नहीं, आम आदमी को अलग विकल्प देंगे, दिल्ली में भी कम करके आंका गया था। कैप्टन अभिमन्यु जो बीजेपी से हमारे साथ है, उनका ये कहना है कि अवसरवादिता से घृणा करते हुए आपने अवसरवादी काम किए, लोग विवेक से मोदी को चुनेंगे, आप कोई समस्या नहीं है।
इसके अलावा मुकेश नायक जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। उनका यह कहना है कि केजरीवाल को जितने वोट मिले हैं उतने पोलिंग एजेंट लोकसभा चुनाव में बनाने पड़ते हैं, ऐसे छोटे मोटे तूफान आए गए। संतोष भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनका यह कहना है कि मोदी विकास का मॉडल नहीं दे रहे हैं, रोजी रोजगार का मॉडल देकर ही केजरीवाल टक्कर दे पाएंगे। एबीपी न्यूज पर लेकिन बड़ी बहस जारी है कि क्या अरविंद केजरीवाल टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को। संतोष भारती जी, लेकिन क्या जो दिल्ली में करिश्मा कर दिखाया आम आदमी पार्टी ने, वो करिश्मा वो लोकसभा चुनाव में भी कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं उसे? इसका सीधा उत्तर है हाँ, दोहरा सकते हैं, पर उसके लिए शर्त है। और आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए, आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि औपचारिक घोषणा आम आदमी ने की है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। शाजिया यहाँ पर हैं। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी? मुसलमान इस देश में सबसे कमज़ोर तबके में आता है, क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन आप जॉब्स में देंगे? इस तरह के सवाल, नौजवानों के लिए आर्थिक नीतियों के सवाल, शिक्षा नीति आप क्या बनाएंगे, न्याय कैसे जल्दी दिलाएंगे, क्या इन सब के बारे में कोई सार्थक उत्तर देश को मिलेगा? मुझे डर ये है, सारी सहानुभूति आपके साथ होती होगी, कि अगर आप इनके सार्थक उत्तर नहीं दे पाए तो मुझे लगता है कि आप कांग्रेस और बीजेपी जैसे ही चेहरे एक माने जाएंगे और तब लोगों का समर्थन आपको नहीं मिलेगा। तब समर्थन किसे मिलेगा आज बहस का विषय नहीं है, लेकिन अभी 2-3 लोग और मैदान में हैं। ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, ऐसे लोगों को समर्थन मिल सकता है। इसलिए आपके लिए चुनौती है, पॉजिटिव लीजिए। सभी मुद्दों पर अपनी स्थिति साफ करनी होगी। मुझे लगता है जानबूझ के, बिल्कुल मुझे लगता है जानबूझ के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि वोट बैंक की सारी राजनीति कायम रहे। बहुत आसान है रंगनाथन मिश्रा कमेटी की बात करना, सच्चर कमेटी की बात करना, वोहरा कमेटी की बात करना, और ये बस कमेटी बनती है और इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बीजेपी ने कई बार किया और कांग्रेस ने कई बार किया और अन्य पार्टियां करती हैं। हम लोग राजनीति की जो डिस्कोर्स है, जो बातचीत है, जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, उसी को बदल रहे हैं लोग। ये पुरानी राजनीति इसी सोच में लटका के रखो, ये पर क्या बोल रहा है, कर कोई कुछ नहीं रहा है, सब जानते हैं, सांप्रदायिकता पर या फिर और इश्यूज पर। तो हम लोग पूरी की पूरी जो सवाल ही है, हम सवाल ही बदल रहे हैं। हमारा सवाल ही अलग है। हमारा सवाल, आपका सवाल क्या है आपका? क्या सवाल है आपका? भागीदारी को लेकर है हमारा सवाल। जो सवाल यह कि पैसा जो है कहाँ से आ रहा है। सवाल है एमएलए लैड में एमएलए को पूरा सारा पावर्स क्यों नहीं, लोगों के पास पावर क्यों नहीं है। सवाल यह है कि मल्टीपल पार्टी सिस्टम में आखिर जो एमपी चुन के जाता है तो वो लोगों से पूछकर क्यों नहीं देता और पार्टी हाईकमांड से क्यों होता है। सवाल यह है कि क्यों पैसे और बाहुबल की ताकत में चुनाव जीते जाते हैं। सवाल ये कि चीफ विप ही सब कुछ, मतलब पार्टी विप ही सब कुछ होती है। लेकिन शाजिया, लोग आपसे शिक्षा नीति क्या है आपकी, विदेश नीति क्या है आपकी, आप अल्पसंख्यकों को लेकर क्या करेंगे, आप महिलाओं को लेकर क्या करेंगे, आप रोजगार को लेकर क्या करेंगे, इस पर भी तो सवाल पूछेंगे ना। वो तो सारी बात, जी बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे और जवाब भी इसमें दिए जाएंगे। लेकिन अब वोट बैंक राजनीति, महिलाओं के इश्यूज को लेकर, सुरक्षा लेकर जितना ज्यादा शाजिया, ये सवाल मुल्क के सवाल नहीं है, वोट बैंक के सवाल नहीं है। अपने दिमाग को इतना हल्का मत दिखाइए लोगों को कि आपके पास सोचने की कोई ताकत ही नहीं है। खत्म करने दीजिए जी, मुझे खत्म कीजिए। आप अपने दिमाग को भी इतना भारी भरकम ना दिखाइए। आपके भारी भरकम दिमाग से कुछ फायदा नहीं हुआ है देश का। बहुत भारी भरकम आपका दिमाग अगर रहा है तो कुछ वो एक भारी है देश पर, इस भारी भरकम दिमाग का। हम कोई बैगेज लेके नहीं चलते, बैगेज क्लीन स्लेट है। लेकिन शायद इन सवालों के जवाब लोग जानना चाहेंगे। हम बैगेज लेके नहीं चलेंगे, ये ताजगी से चलेंगे। ये अहम सवाल है जिनके लोग जवाब जानना चाहेंगे, जिनके जवाब लोग बाकी राजनीतिक दलों से भी। हल्का दिमाग नहीं है, ये साफ दिमाग है। बिल्कुल और जवाब देते आए हैं। हमारे अल्पसंख्यक को लेकर या माइनॉरिटीज के और दलों को लेकर क्या नीति, के और सेगमेंट को लेकर क्या नीति है, ये जाहिर है। रोजगार को लेकर हमने क्या कहा है, जॉब वैकेंसीज को लेकर हमने क्या कहा, जग जाहिर है। और उसका पूरा मैनिफेस्टो में आपको एक सवाल मुझे कैप्टन अभिमन्यु जी से पूछना है जी। एक सवाल उनसे पूछना है कैप्टन अभिमन्यु से कि आपको नहीं लगता कि अभी तक जो मोदी करते रहे हैं वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे, कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाने की बात करते रहे, लेकिन उस माहौल का कुछ फायदा दिल्ली में आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी ने उठाया। तो आपको लगता है कि मोदी को अब या बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है कि अब आपको सामने साफ आना चाहिए कि आप सत्ता में आए तो 1 2 3 4 5 क्या करेंगे आप? कैप्टन अभिमन्यु।
विजय जी, भारतीय जनता पार्टी एक गंभीर राजनीतिक दल है और लंबे समय से देश की राजनीति में अपने विचारों के आधार पर, अपने काम के आधार पर यह पार्टी ने विस्तार किया है और सुशासन का पर्याय बन करके, चाहे केंद्र में एनडीए में अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था या हमने अपनी राज्यों के सरकारें, गुजरात के अंदर भी जो मॉडल विकास के प्रस्तुत किए, संतोष जी को अधिकार है उनको नकारने का, लेकिन देश ने उनको स्वीकारा है, दुनिया के लोगों ने उनको सराहा। देश तो जब वोट करेगा तब स्वीकारेगा। पर कोई कैप्टन अभिमन्यु, अभी तो वोट नहीं किया देश ने, जब देश वोट कर देगा उस पर तब कहेगा स्वीकारा या नहीं। और कैप्टन साहब, माफी के साथ एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, गंभीरता कहने से गंभीरता पार्टी में नहीं आती। गुजरात में वो बार बार जीत करके आए हैं, बिल्कुल स्वीकार है। नहीं, मेरा संतोष जी, आप मुझे बात कहने दीजिए। गुजरात में बार बार जीत अपने आप में प्रमाण है। आप 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों के विवेक पर प्रश्न चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। 6.5 करोड़ लोगों के विवेक पर प्रश्न नहीं लगाते। कुकर्मों के कारण खत्म हुई है, उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, कारण खत्म हुई है, अस्पताल खुले हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण खत्म हुई है। और कांग्रेस के कुशासन और कुकर्म के कारण आज ये स्थिति बनी है। आप अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेंगे? नई पार्टी उसको तीसरे नंबर पर ले जाती है। क्या आप अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेंगे? इसका जवाब नहीं दिया। स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज चार राज्यों के चुनाव के परिणाम ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस आज किसी प्रकार से कॉन्टेस्ट में नहीं है। आप भी अपनी टीवी पर बहस जो है वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी न करते हुए आप और कोई विकल्प की तलाश कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब, केजरीवाल जी का नाम ले रहे हैं, 20% मुसलमानों को लेकर के आपका क्या नजरिया है? क्या उनको शासन में हिस्सेदारी मिलेगी? उनका जायज हक उनको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी की देश के 20% की आबादी को लेकर के क्या नजरिया है? पूछा है जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमसे ये प्रश्न पूछा है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी देश के 125 करोड़ नागरिकों में उनके धर्म, मत, पंथ, भाषा, प्रांत, जात पात के आधार पर भिन्नता नहीं करती है। शासन में रोजगार में हिस्सेदारी देंगे। जवाब हमेशा होता है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान, लेकिन कांग्रेस पार्टी से मुकेश नायक जी हमारे साथ हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मुकेश नायक जी, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का तो कहीं कुछ वो है ही नहीं, रेस में ही नहीं है आप तो। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभिमन्यु जी बहुत परिपक्व राजनेता नहीं है, ना इस देश की राजनीति की उन्हें ज्यादा जानकारी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 17 राज्यों में बीजेपी का एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है। अब कौन सी पार्टी खत्म हो रही इन्हें सोचना है। 3 राज्यों में ज्यादा समय नहीं हुआ, 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव हारी। हम अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हारे। हार जीत लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की एक निरंतर प्रक्रिया है। इससे ये आकलन नहीं करना चाहिए कि कोई राजनीतिक दल इस देश में खत्म हो गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे संतोष भारती जी ने कही कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में म्युनिसिपैलिटी के मुद्दे लेकर चुनाव लड़ेगी। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि जब 1951-52 में इस देश का पहला बजट बना था वो 250 करोड़ रुपए का था। पिछला बजट 16 लाख करोड़ रुपए का है। केवल एक योजना में हमने फूड सिक्योरिटी बिल बनाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कुपोषण और भूख सारे देश को आपने करप्ट कर दिया, उसमें ग्राम पंचायतों सबसे बड़ा बात कर रहे हैं। सबका फायदा आपको नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिला, इन चुनावों में नहीं मिल पाया। आपका किस तरह से सफाया हुआ? दिल्ली में आपने कहा कि आपने कितना विकास किया और क्या हाल हुआ आपकी पार्टी का? राजस्थान मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहा गया कि हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, उसके बावजूद आप वहां वापस नहीं आए सत्ता में। तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है 2014 का लोकसभा चुनाव। पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? आप ठीक से विश्लेषण करिए देश की राजनीति का। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल क्या टक्कर देंगे आपको? आपके लिए भी क्या समस्या है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी? या केजरीवाल के साथ कोई नूरा कुश्ती है? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं बहुत निष्पक्ष विश्लेषण के साथ कि देश को एक ऐसे कैटलिस्ट ग्रुप की जरूरत थी कि 2 बुरे उम्मीदवार राजनीतिक दल खड़े कर देते थे। आज देश को एक ऐसे उत्प्रेरक समूह की आवश्यकता है कि लोगों के सामने तीसरा विकल्प सामने खोला रहे। उसके लिए एक संभावनाओं की थोड़ी सी आहट
आम आदमी पार्टी ने इस देश में की है। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सत्ता से बाहर रहकर सिस्टम को देखना और भीतर जाकर उसमें सुधार करना, इस अंतर विरोध को कैसे ठीक कर पाएगी आम आदमी पार्टी, ये देखना भी जरूरी है। तब सही आकलन होगा कि इस देश में किस तरह की संभावनाओं को ये जन्म देना चाहते हैं। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि वो आकर उन्होंने उत्प्रेरक का काम किया है? मतलब अभी तक जो राजनीतिक दल थे उनमें जो प्रेरणा है वो अब आम आदमी पार्टी से ही आ रही है, ये तो आप मान ही रहे हैं। शाजिया अलमी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं जी शाजिया। जी मैं दो बातें कहना चाह रही थी। कैप्टन अभिमन्यु जी ने थोड़ी देर पहले अवसरवाद की बात की, तो अवसर के बहुत मायने होते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल ने ये अवसर लिया है सर्व करने का, या तो वो अवसर लिया जाता जैसे अब तक लिया जा रहा है सत्ता पे पूरी तरह के काबिज होकर शासन करने का, या पर सत्ता को लेकर सत्ता की परिभाषा को ही बदलने का, आम लोगों तक के पास सत्ता को ले जाने का, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं कैप्टन अभिमन्यु जी से आपके जरिए पूछना चाहूंगी कि क्या अवसरवाद नहीं कि उन्होंने येदियुरप्पा को वापस भाजपा में ले लिया? ठीक है, चलिए इसका जवाब लेंगे कैप्टन अभिमन्यु से के नाते। इसका जवाब लेंगे कैप्टन अभिमन्यु से कि ये किस तरह का अवसरवाद है, इसका जवाब लेंगे और किस मुंह लेकर। ठीक है, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे कैप्टन अभिमन्यु से। क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? ये बड़ा सवाल है और इसी पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। शाजिया, लेकिन क्या चुनौतियां, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी चल रही है, क्या चुनौतियां आपको लगती हैं कि आपके सामने हैं? लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने का आप लोगों ने फैसला किया है ऐसे में। और दूसरा एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल कि दिल्ली में तो आपने 50% बिजली कम करने का, 700 लीटर पानी मुफ्त देने का, ये जो एक बड़ा नारा लगाया, एक पॉपुलिस्ट मेजर, तो देश भर के लिए भी ऐसा कोई गेम चेंजिंग आइडिया है क्या आपके पास? जी पूरा की पूरा आइडिया कि आम इंसान लड़े बगैर पैसे के, बगैर बाहुबल से, बगैर शराब के प्रलोभन से, और जो टिकट ही दिए जाए वो लोगों को दिए जाए जो पैसे से टिकट अपना खरीदते नहीं है। जिस तरह से वोटिंग होती है, कार्यकर्ता होते हैं वो दिहाड़ी पे काम नहीं करते बल्कि देशभक्ति पर करते हैं काम, और जिस तरह से वोटर्स वोट डालते हैं वो पैसे की लालच में नहीं देते। अपने आप में तो गेम तो चेंज हो ही गया है, गेम तो चेंज हो ही गया है, और यही गेम आगे चलेगा। ये गेम है आम लोगों का, ये आम लोगों की आवाज को उठाना है, और पूरा की पूरा जो सत्ता को लेकर जो पूरा की पूरा एक जाल बचा हुआ है उसको कहीं ना कहीं काटना है। ठीक है, तो वो एक गेम तो वही है, इसी से जुड़ा कहना है कि गेम बदल चुका है, फंड का डिसेंट्रलाइजेशन और विकेंद्रीकरण, गेम बदल गया, यानी राजनीति का जो खेल है वो पूरी तरह से बदल दिया है आम आदमी पार्टी ने। कैप्टन अभिमन्यु, क्या आप ये मानते हैं कि बदल दिया है राजनीति के खेल को आम आदमी पार्टी ने आकर, और अब आप लोगों के सामने नई चुनौती होगी, नई रणनीति होगी उसके लिए? सुमेरा जी, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदर्शन रहा उसके दो पक्ष हैं। एक है कि जन आंदोलन से उभरा हुआ एक भीड़ तंत्र और एक लोक लुभावने नारे दे करके चुनाव में सफलता प्राप्त करना। दूसरा मुद्दा है गवर्नेंस का। जी। आज गवर्नेंस का पूरा टेस्ट होना बाकी है। नहीं, तो लोक जिस लुभावनी प्रकार से बातें तो सभी 3000 करते हैं। करोड़ रुपए का एक दिल्ली के बजट सस्ता पर बोझ पड़ने वाला है, अनाज देंगे, वह रोजगार देंगे। गवर्नेंस के उस विषय को केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री, सुमेरा जी आप हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो गवर्नेंस जो है वो उनको प्रूव करना भी बाकी है। ठीक है, वो गवर्नेंस को प्रूव करेंगे तब जाकर के उनकी क्रेडिबिलिटी कहीं स्वीकार होगी। परंतु मैं आपसे अनुमति लेकर के, क्योंकि एक व्यक्तिगत टिप्पणी, मुकेश नायक जी बहुत महान नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, उन्होंने हमारी परिपक्वता को लेकर के कही थी। मैं उनकी टिप्पणी पर इतना ही कहूंगा कि मुकेश जी आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप जैसे अनुभवी नेताओं के अहंकार युक्त इस प्रकार की टिप्पणी को सहजता से सहन करते करते हम धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे। और शाजिया जी ने एक प्रश्न किया था, मैं उनका भी उत्तर देना चाहूंगा कि उन्होंने येदियुरप्पा जी को लेकर के प्रश्न किया था। क्या पहले वो दिल्ली में यह बताने का कष्ट करेंगी कि केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को सौगंध खाने की, शपथ लेने की क्या आवश्यकता थी
कि हम कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं लेंगे किसी भी सूरत में, नहीं, लेकिन और फिर वो अपनी शपथ और सौगंध से फिरने का कैप्टन वो अभिमन्यु, कौन सा कारण था? क्या ये जनता के साथ विश्वासघात पहले नहीं है? वो जवाब दे, और फिर आप येदियुरप्पा जवाब जी की देंगे। बात पर, येदियुरप्पा जी के ऊपर की तो आप भी वही गलती करेंगे। येदियुरप्पा जी की बात पर, येदियुरप्पा जी की बात पर अटक गई है। नहीं, हम गलती नहीं कर रहे हैं जी। हमने तो इस प्रकार की सौगंध और शपथ नहीं खाई और इस प्रकार से हम नहीं फिरे। नहीं तो और आपकी येदियुरप्पा पार्टी जी ने की जहां तक बात है, अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने को वापस नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री इसलिए आप ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विजय जी भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा जी को न पार्टी से निकाला था, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उनके कारण से उनको पद मुक्त किया था। और किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, जब तक वो व्यक्ति कानून से दोषी सिद्ध ना हो, वह कानून फिर की हटाया दृष्टि में क्यों था? निर्दोष है, पदमुक्त वो क्यों किया कोई था? संवैधानिक पद नहीं लेंगे। कैप्टन अभिमन्यु पदमुक्त क्यों किया था आपने? अगर उन्हें कानून की नजर में तो तब भी उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। आरोप लगे थे। मैं कह चुका हूं, मेरा जवाब दे चुका हूं, आप मेरे जवाब को ध्यान से सुने तो आपको पता चल जाएगा कि उन पर आरोप लगे थे। उन आरोपों के आधार पर हमने, जब तक वो आरोप निराधार साबित नहीं होते, वो गलत साबित नहीं होते, वो पद नहीं लेंगे। पार्टी का निर्णय था, ठीक है। वो स्वयं पार्टी छोड़ करके गए, आज स्वयं उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज किया है। तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी सिद्धांत का, नीति का कोई उल्लंघन नहीं है। ठीक है जी, संतोष भारती जी, किसी नीति का उल्लंघन नहीं है ये कहना येदियुरप्पा पार्टी में वापस शामिल हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए आरोप लगाएंगे, उन्हें शासन करके दिखाना होगा, फिर चुनौती बनेगी। क्या ये देखिए इनकी कैप्टन साहब की बातों में भी तथ्य है, लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये है कि अब तक बीजेपी में कांग्रेस के लोग आते रहे, कांग्रेस में बीजेपी के लोग या शिवसेना के लोग जाते रहे, अब आम आदमी पार्टी में कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी सबके लोग जा रहे हैं। इसलिए इस सवाल का मतलब नहीं है। पर शाजिया जी की बात में ताकत भी है, एक अच्छाई है और एक खतरा भी है। शाजिया ने ये कहा कि और इस राजनीतिक माहौल में ये बात सुनना अच्छा लगता है, हम ये नहीं करेंगे, इसके लिए बधाई देनी चाहिए। पर ख़तरा ये है कि नीतियों को या किस नीति से देश चलेगा, जैसे एक छात्र संघ चलता है वैसे देश नहीं चल सकता। उनको आप नकार रहे हो और समस्याओं को जब आप नीति बनाते हो तो खतरा पैदा होता है। ये मेरे छोटे से दिमाग का आपको सजेशन है, आप नहीं माने। ठीक है, आखिर में मुकेश नायक जी आपसे भी एक छोटी प्रतिक्रिया कि क्या अरविंद केजरीवाल को, आपका भी कहना था कि शासन करके दिखाना होगा, तो आप मानते हैं कि वो एक बड़ी चुनौती होंगे लोकसभा चुनाव के लिए 2014 के लिए?